नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल लोकतंत्र संदेश। दोस्तों, दिल्ली का चुनाव अपने आप में अब बहुत ही रोचक स्थिति में पहुंच चुका है। दिल्ली का चुनाव ऐसे मोड़ पर आकर के खड़ा हो गया है जहां पर अब साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये किसके और किसके बीच सीधी टक्कर है। वैसे इसे ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश की गई थी, त्रिकोणीय बनाने का जो प्रयास था कांग्रेस की तरफ से, वो लगभग असफल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस अब अपने आदतों के कारण, अपने नेताओं के व्यवहार के कारण, उनकी दिए गए बयानों के कारण बहुत पिछड़ती जा रही है। कांग्रेस के नेताओं के अंदर जो बौद्धिक क्षमता है, जो बोलने की कला है, वो इतनी अद्भुत है कि इसका जितना विस्तार से वर्णन किया जाए उतना ही कम पड़ेगा। और उसके लिए शब्दों का संचयन करना, शब्दों का संकलन करना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी जो कला है वो उनके कार्यकर्ताओं को भी समझ में नहीं आती है। उनकी बात से उनके कार्यकर्ताओं भी छेप जाते हैं कि आखिर उनके नेता ये क्या बोलती है। बात तो सही है। कभी राहुल गांधी, कभी प्रियंका गांधी, कभी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, इसके अलावा अन्य भी जो नेता है, चाहे जयराम रमेश हो और भी जो अलग अलग नेता लोग, कभी कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जो कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ती है, उनकी राजनीतिक मंशा को साफ उजागर करती है। और ये देश चूंकि सनातन धर्म में विश्वास करने वालों का एक बहुसंख्यक देश है, उसकी भावनाओं को बहुत तेज आघात लगता है। और इसका परिणाम यह होता है कि ना चाहते हुए भी लोग भाजपा की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, मजबूरी में भाजपा को वोट दे देते हैं। कि जब एक पार्टी स्पष्ट तौर पर मुस्लिमों का खुला पक्ष ले रही है, तो भाई जो हिंदू के साथ खड़ी है, जो हिंदू के पक्ष में बात कर रही है, सनातन के पक्ष में बात कर रही है, तो हम लोग उसे क्यों ना वोट दें। बस यही छोटा सा अंतर भाजपा को आगे लेके चला जाता है, भाजपा को बहुसंख्यक वोटरों की पार्टी बना देता है। और कांग्रेस का जो अभी हाल हुआ है दिल्ली में या देश में, वो उसके नेताओं की बयानबाजी का ही परिणाम है। दोस्तों, ये जो बोलने की कला है, भाजपा में तो इसको सिखाया जाता है। संघ जो कि उसकी मातृ संस्था है, वहां पर एक सेशन होता है जो उसकी ट्रेनिंग होती है। वहां पर एक सेशन होता है बौद्धिक का, यानी बोलने की कला का, क्षमता का एक सेशन का आयोजन किया जाता है। 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन के ट्रेनिंग सेशन में डेली एक सेशन बौद्धिक का होता है। तो वहां पर जो बोलने की कला को सिखाना, कैसे बोला जाए, क्या बोला जाए, कब बोला जाए और क्या नहीं बोला जाए, ये प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती है। और इसी ट्रेनिंग का परिणाम है कि भाजपा के पास आज देश भर के सबसे अच्छे प्रवक्ताओं की टीम है। चाहे सुधांशु त्रिवेदी ले लीजिए, संबित पात्रा ले लीजिए, पुराने प्रवक्ता में आप रविशंकर प्रसाद ले लीजिए, शहनवाज हुसैन ले लीजिए। कुछ एक लोग भले ही संघ के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर इन लोगों के साथ रहते हुए एक समझ विकसित हो जाती है कि हमें मीडिया में क्या नहीं बोलना है। और जो भाजपा में अनर्गल बातें भी आती है मीडिया में नेताओं के द्वारा, तो उनका अगर बैकग्राउंड चेक किया जाए तो वो संघ से नहीं है, वो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं या बगैर संघ के भाजपा में आए हुए लोग हैं। तो उनके द्वारा ही इस तरह की बातें निकल के आती है कि कुछ एक अभद्र भाषा का प्रयोग कभी कभी या इधर से भी मिलता है, लेकिन कम मिलता है। लेकिन कांग्रेस तो अपने आप में एक लोगों को नाराज करने का ठेका ले रखी है, कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने का ठेका ले रखी है।
और जनता के बीच अपनी छवि खराब करने में सबसे आगे खड़े हैं। तो इस प्रकार कांग्रेस इस पूरे के पूरे पिक्चर से आउट है, दिल्ली के चुनाव से आउट हो चुकी है। अब बात करते हैं श्रीमान मफलर लाल की, यानी अरविंद केजरीवाल की। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी ने एक बयान दिया था यमुना जी को लेकर के। भारत की पवित्र नदियों में से एक है और वो कई स्टेटों से गुजरती है, प्रयागराज में आकर के उस संगम में वो मिल जाती है। तो वो यमुना जी पर उन्होंने आरोप लगाया, मतलब यमुना जी के बहाव को लेकर के उन्होंने आरोप लगाया कि आज यमुना जी इसलिए कहती है कि इसमें हरियाणा का बहुत बड़ा रोल है। हरियाणा सरकार यमुना जी में जहर घोल रही है, जहर मिला रही है वहां के पानी में। ये बात कहना, और यमुना जी में तो भले ही जहर नहीं मिलाया हो, ऐसा कृत्य कोई भी सरकार नहीं करती है, लेकिन उनकी वाणी का जहर पूरे दिल्ली में फैल गया। लोगों के अंदर ये बात ऐसी चुभी कि लोग आश्चर्य से भर गए कि एक व्यक्ति अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, दूसरी पार्टी का विरोध करने के लिए ऐसा गंदा राजनीति कैसे कर सकता है, ऐसी घटिया बातें कैसे कर सकता है, ऐसा झूठा आरोप कैसे लगा सकता है। ये बात दिल्ली की जनता को स्पष्ट रूप से समझ में आ गई और ये बात वहां के लोगों को इस तरीके से नागवार गुजरी कि लोगों ने लगभग एक तरफा फैसला कर लिया है कि अब बहुत हुआ केजरीवाल, अब की बार भाजपा सरकार। भले ही परिणाम 8 तारीख को आएगा, लेकिन जो बढ़त इस बयान के बाद भाजपा को मिली है ये अपने आप में बहुत मायने रखती है और भाजपा ने भी इस बयान को बहुत अच्छे तरीके से भंजाया है, भुनाया है, कैश करवाया है। तो इस प्रकार केजरीवाल का लगातार एक पर एक आरोप और आरोप लगाकर भाग जाना, ये उनकी पुरानी आदत है। वो किसी भी नेता पर कुछ भी आरोप लगा देते हैं। शुरू में उन्होंने शीला दीक्षित, सुरेश कलमाड़ी, कपिल सिब्बल, लाल कृष्ण आडवाणी, हर नेता को झूठा बताया, करप्ट बताया, बेईमान बताया, खुद को सबसे कट्टर ईमानदार बताया, लेकिन परिणाम 10 साल में सबके सामने है, दिल्ली वासियों के सामने है। और शराब घोटाला से लेकर कैश घोटाला तक, टॉयलेट से लेकर स्कूल तक क्या क्या हुआ दिल्ली में, ये सभी को पता है। हाँ, केजरीवाल के पास वोट बैंक है, उनके पास मुस्लिमों का एक बड़ा तबका जो मुफ्तखोर है वो वोट बैंक है, युवाओं का एक बड़ा तबका जो कामचोर है वो वोट बैंक है, महिलाओं का एक बड़ा तबका जिनको कि 2,2500 रुपये चाहिए, मुफ्त बिजली पानी और मुफ्त यात्रा चाहिए, वो वोट बैंक है। तो वोट बैंक है उनके पास, नो डाउट। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति दिल्ली की बनी हुई है, चाहे वो सड़क की हो, सुरक्षा की हो, व्यापार की हो या प्रदूषण की हो, हर जगह केजरीवाल फेल है। और जो वो वादा कर रहे हैं दिल्ली वासियों से, यही वादा उन्होंने पंजाब में भी किया था, लेकिन पंजाब में उनकी सरकार इस वादे का 10% भी पूरा नहीं कर पाई है। तो दिल्ली वासियों को लग रहा है कि जब वो पंजाब में पूरा नहीं कर पाई, जहां की एलजी का झमेला नहीं है, वो एलजी पर कोई आरोप वहां पर नहीं है, तो फिर यहाँ पर तो अगर कोई काम नहीं होता है, कोई वादा पूरा नहीं कर पाते हैं, तो सीधा एलजी के ऊपर आरोप मर देते हैं। तो जब पंजाब में तो ये दिक्कत नहीं है, तो फिर आप वहां पर क्यों नहीं दे रहे हैं पैसा? आप दिल्ली में कैसे देंगे पैसा? और जब आप हर बात पर एलजी का आरोप लगाते हैं, एलजी का बहाना बनाते हैं, तो फिर आपकी जरूरत क्या है? आगे आपको 5 साल क्यों दिया जाए? क्योंकि आप जब 10 साल तक एलजी का रोना रोए हैं, तो आगे भी 5 साल तक आप उसी गाना को गाइएगा, उसी रोना को रोइएगा। तो फिर दिल्ली का तो विकास होने से रहा,
ऐसी स्थिति में क्यों ना दिल्ली वासी एक नए दल को या कहे एक ऐसे दल को सत्ता में लाए जिनके कंट्रोल में एलजी भी है, जिनके कंट्रोल में गृह मंत्रालय भी है, जिनके पास पूरी तरीके से फंड भी है। तो फिर ऐसी पार्टी को दिल्ली में यदि दिल्ली वासी बैठाते हैं तो उनको उम्मीद रहेगा कि दिल्ली विकास करेगी, फिर दिल्ली एक बार इंद्रप्रस्थ बनेगी और दिल्ली वासियों का दिन सुधरेगा। तो इस प्रकार अब दिल्ली वासी कुछ अलग मन बना रखे हैं और ये मन मत में 5 तारीख को कितना बदलता है ये तो 8 तारीख का परिणाम ही बता पाएगा। तो दोस्तों, ये था दिल्ली चुनाव का अब तक का मेरा विश्लेषण। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में आप अपनी राय कमेंट करके जरूर दें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और यहाँ तक आप बने रहें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आज्ञा दें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।